आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 7th पे कमीशन पर। 7th पे कमीशन अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंप चुका है और अगर इन्हें मुकम्मल किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है एज इट इज़ जैसी सिफारिशें दी गई हैं, तो सरकार पर सालाना 1,02,000 करोड़ का बोझ आएगा, लेकिन इससे फ़ायदा पहुंचेगा 1 करोड़ एम्प्लॉइज़ को। क्या है ये सिफारिशें, इनसे क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन पर क्या इनके रिजल्ट निकलने वाले हैं, आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। खन्ना जी, आपसे बात करना चाहूँगी। और कई सारी सिफारिशें कमीशन ने की है। बेसिक पे में वृद्धि की बात की है 23.6%, पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें 24% की वृद्धि की बात की है, OROP एक्सटेंड किया है सिविल एम्प्लॉयज़ पे और पैरामिलिट्री पर्सनल के लिए। तो कई सारी चीज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? जैसा कि आपको मालूम है कि हमें समय समय पर हर 6 महीने बाद जैसे ही इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है तो हमें डीए में बढ़ोतरी करके दिया जाता है, और हर 10 वर्ष बाद उसके आधार पर एक कमीशन बनाया जाता है कि इसके आधार पर बताएं कि कितना हमको इसमें मर्ज करके और एक पे स्केल में मर्ज कर दिया जाए और इनको दिया जाए। सिफारिश उनके आधार पर बनानी होती है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा है, ये कहा है कि साहब हमने सरकार की बैलेंस शीट के आधार पर किया है। तो अगर ये बैलेंस शीट को ही देख के बनाना था तो इंडेक्स को देखना, ऐसा लगता है कि इंडेक्स को इन्होंने देखा तो ज़रूर होगा, नेचुरली आधार तो बेसिक इंडेक्स ही है, लेकिन आपने ये भी सुना है, कई बार आया है कि पिछले 70 वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी इस बार बताई गई है और इसका रीज़न नहीं बताया, और जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और इंडेक्स के हिसाब से पता नहीं कितना ये मैच करती है। लेकिन इस तरह कहना कि हमने बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट के आधार पर 1 करोड़ ही देना है तो फिर तो प्रोपोर्शनेट बांट देना चाहिए, दे देना चाहिए, जबकि मुझे लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है। और कमीशन ज़रूर गया होगा, डिटेल्स में कि कितना इंडेक्स बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है और किस तरह किसको दिया जाना है। हालांकि कई बार कई सर्विसेज के बारे में भी, उनके रूल्स के बारे में भी कुछ प्रावधान बदले गए। पिछले कमीशन में भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने जब बढ़ोतरी की तो उन्होंने शायद कुछ छुट्टियां कम की थी और कुछ इस तरह किया था कि घंटे बढ़ा दिए जाएं काम करने के, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। मैं समझता हूं अगर एक बार सिफारिश, इनका जो काम था, जो सिफारिश करके हमें बताते कि इंडेक्स में इतना बढ़ोतरी हुई है, इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और उसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है कि किसको कितना देना है, कैसा देना है, वो तो सरकार का निर्णय होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेसिक जो है वो इनका कहने का तात्पर्य पता नहीं क्या था और क्या इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस था, किस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे ये काम किए हैं, तो उसके आधार पर ही इसको देखा जा सकता है। जी, यादव जी, आपसे जानना चाहूँगी कि पे पैनल ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स के बारे में बात की है, और अगर आज हम देखें तो सरकार में किसी भी तरह का परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव नहीं है और टाइम बाउंड प्रमोशंस हैं, और एक तरह से ये डैम्पनर हैं अगर आज के सिस्टम की हम बात करें। तो जहां हम इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं, अलाउंसेस भी होते हैं, हम पे में वृद्धि की बात कर रहे हैं, ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन जहां ये इंश्योर करने की बात आती है कि उतनी एफिशिएंटली कर्मचारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाए, और क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स इस कॉन्टेक्स्ट? जो बात आपने कही उसके बारे में मेरा एक डेफिनेट व्यू है कि परफॉर्मेंस से लिंक तो होना ही चाहिए, उससे नहीं होगा तो लोगों को इंसेंटिव कैसे मिलेगा। इंडेक्स वाली बात तो अलग है, क्योंकि आपको न्यूट्रलाइज करना होता है जो इंडेक्स बढ़ा है, जो महंगाई बढ़ी है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो एक स्कीम होनी ही चाहिए। साथ में ये भी होना चाहिए कि लोगों में काम करने का इंसेंटिव बढ़े, लोग काम करने की इच्छा हो, उसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड भी होना चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगा तो लोग केवल ये देखते रहेंगे कि ये तो हर 6 महीने में बढ़ ही जाना है। ये तो सरकार ने एक नियम बना रखा कि हर 6 महीने बाद में महंगाई बढ़ी है, उसके हिसाब से न्यूट्रलाइज करना ही करना है। परंतु इसको अगर जोड़ दिया जाएगा परफॉर्मेंस से भी, तो लोग सोचेंगे हमें काम करके भी कुछ अचीव करना है। तो ये बात दोनों ही है, और पे कमीशन को ये दोनों ही बातें बहुत ही सीरियसली देखनी चाहिए। आप सब जगह आलोचना होती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, और काम करने वाले कौन है? सरकारी कर्मचारी या अधिकारी।
अगर वो लोग अब संतुष्ट हैं तो वो और बेटर काम करेंगे। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो भी हम जो चर्चा कर रहे हैं और जो सिफारिशें की गई हैं, जो 23.6% की वृद्धि की बात कही गई है, 24% पेंशन की बात की गई है वृद्धि की? वैसे देखा जाए तो ये जो कमीशन पे कमीशन वगैरह जो हर 10 वर्ष में बैठते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है। मैं भी लेखा सेवा से जुड़ा रहा हूँ और इन चीज़ों और पब्लिक सेक्टर और दोनों जगह का अनुभव मुझे रहा है, तो मैं उस बेस को देखते हुए कहता हूँ कि 14% को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें। 1000 का 14% और 100 रुपये का 24% कितना होता है, इसका थोड़ा सा एक अंदाज़ा अपने को लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अभी और पूरी तरह से परिपक्व रूप से स्थिति सामने अभी आई नहीं है, तो ये अभी स्पष्ट नहीं है। और जब कमीशन बैठते हैं तो कमीशन की रिपोर्ट को जब लागू करते हैं, उसके पहले उसको लागू करने से पहले चूँकि सबसे वार्ताएं होती हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। कि मुझे ध्यान है कि 5वें वेतन आयोग के और 6ठे वेतन आयोग के टाइम में जब कमीशन की रिपोर्टें आ गई थी और इसको इम्प्लीमेंट करना था, तो रिपोर्ट में कुछ कहा गया था और लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया तो उससे कहीं अधिक कर्मचारियों को दिया गया। तो इसलिए अभी फ़िलहाल ये नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेबल है, इसमें भी काफ़ी गुंजाइश। सरकार को उस पर विश्लेषण करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जनमंच पर हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोठारी जी, आपसे बात करूंगी और एक जो बात की जा रही है कि इस वृद्धि से, जो पे में वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, उससे कंज्यूमर इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली परचेजिंग पावर बढ़ेगी और आदमी खर्च करेगा कहीं ना कहीं, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुए और जो एक डिमांड कब से ठंडी पड़ी है मार्केट में वो बढ़ेगी। आप क्या सोचते हैं? जो पे में वृद्धि हुई है, इफेक्टिवली कितना मेरी जेब में आता है वो इम्पॉर्टेंट है। हम ये कहें कि 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए जो बढ़ा है वो सारा मेरे पास में आने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के पास में टैक्स के रूप में वो वापस चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसको ऊपरी तौर पे देखें, निश्चित रूप से जो पैसा सरकार बांटेगी वो बाजार में आएगा, पर जब तक बाजार में आएगा महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी और जो बढ़ रही है उससे मेरी जो परचेजिंग पावर है वो दिनों दिन और कम है और कम होती जाएगी। तीसरी बात, हम ये महसूस करते हैं कि क्या सरकार का काम सिर्फ पैसे बांटने का रह गया है? क्या वेतन आयोग का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसे बढ़ाने का रह गया है? पता नहीं, इस देश में एक अजीब सी प्रवृत्ति आ गई, सिर्फ और सिर्फ हमको लेने की प्रवृत्ति पड़ी हुई है। क्या हम वापस दे रहे हैं समाज को, ये शायद हमारी चिंता का विषय रह ही नहीं गया है। और दुर्भाग्य से हम अब कॉस्ट प्राइस स्पाइरल की इकोनॉमी में एंटर हो गए हैं। यानी कीमतें बढ़ गई इसलिए हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो हमारी कीमतें बढ़ गई। आप निश्चित मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा नहीं आएगा। हाँ, फौरी तौर पे कह सकते हैं कि ऐसे प्रावधान बाजार को सपोर्ट करेंगे, पर बहुत अल्पकाल के लिए। लंबे काल में सब चीज़ें अपना एडजस्ट हो जाएंगी और वापस अभी 1-2 साल रुक जाइए, फिर हम लोग एक वेतन वृद्धि की मांग हम सरकार से वापस करने लगेंगे। जी, दुष्यंत जी, आपसे बात करना चाहूँगी। अभी यादव जी ने भी जो बात कही और कोठारी जी ने भी जो एक पॉइंट उठाया, जो कर्मचारियों की जो हम बात कर रहे हैं, नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो बॉडी है, और अगर आरएसएस बीजेपी के साथ जो ट्रेड यूनियंस जुड़ी हुई हैं, उनके भी जो एम्प्लॉयज़ हैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं इन सिफारिशों से जो 7th पे कमीशन ने दिए हैं। और वजह ये है कि जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं उनके लिए तो एक बोनांजा है, पर जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि कुछ खास उनके लिए नहीं है बेनिफिट। इसमें क्या कहेंगे आप? ये जो वृद्धि इस पे कमीशन ने दी है वो अब तक जितने 7 पे कमीशन बैठे उनमें सबसे कम रही है। 6 पे कमीशन ने 0.77 ऑफ जीडीपी दिया था, इस पे कमीशन ने 0.65% ऑफ जीडीपी दिया है, तो जाहिर है पिछले पे कमीशन से काफ़ी कम है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो फिगर दी गई है कि 1 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाएगी, ये भी फैक्ट सही नहीं नज़र आ रहा। 2015-16 का एक्सपेंडिचर देखें, टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज प्लस पेंशनर्स पे 2,40,000 करोड़ आता है, और 25% मैक्सिमम हाइक माने, जो कि नहीं हुए। 25% हाइक नहीं आज की तारीख में, 13-14% के करीब आ रहा है। मैं 25% दे रहा हूँ, 25% से 60,000 करोड़ की फिगर आती है। तो 1 लाख करोड़ की फिगर कहाँ से उठाई, ये मेरी समझ से बाहर है। सेकेंडली,
जो हमें एक्सपेक्टेड था, जितना हाइक मिलना चाहिए था, ये हमें नहीं मिला। वो किस रेफरेंस में नहीं मिला? LIC बैंक्स के पे रिवीजन हर 5 साल बाद होते हैं और लगभग 15% मिल जाता है उनको। हमारे को 10 साल बाद मिलता है और 10 साल के बाद भी हमें 15% मिले या 15% से कम मिले तो मैं समझता हूँ ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। कोठारी जी, एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो हम आंकड़ा एक कह रहे हैं 1,02,000 करोड़ का जो बोझ आएगा या जो खर्चा अगर हम मानते हैं, ये सब अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है सिफारिशें, तो इतना बोझ सालाना सरकार के कोष पर आएगा। क्या लगता है ये जो करंट सिनेरियो है उसमें पॉसिबल है बिना सरकार के लिए एक तकलीफ दे हुए? ये सरकार कैसे इसको रेज करेगी? क्या होगा? या तो कोई टैक्स बढ़ाएगी और टैक्स डालेगी, कर्ज लेगी, या फिर जो हम विकास कार्यों की बात कर रहे हैं वहाँ पे बजट घटाया जाएगा? क्या किया जाएगा? आस्था, सरकारें तकलीफ लेते नहीं है, सरकारें तकलीफ देती हैं। क्योंकि सरकार को ये लगता है कि जो सामने बैठा हुआ कर्मचारी है, अधिकारी है, ये वैसे ही बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, तो उनको हम तकलीफ कैसे दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नया वो क्या सेस लागू कर दिया 0.05% का सफाई के नाम से लागू कर दिया है। अब आप ये देखिए, 1 रुपया सरकार मेरे को देती है, उसका 60% सरकार ले रही मुझसे पहले भी, कभी इस नाम से कभी उस नाम से, तो सरकार को तकलीफ आने वाली नहीं है। और जो पोजीशन सरकार की आज की तारीख में है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर है। जितने मैक्रो डेटा हम लोग देख सकते हैं, वो महंगाई की दर मान लीजिए, रियल बात नहीं कर रहा, कागज की मैं बात कर रहा हूँ, आपका फिस्कल डेफिसिट की बात कह लीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लीजिए, सरकार बहुत कंफर्टेबल पोजीशंस के अंदर है। पर सरकार 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि के अंदर से मुश्किल से वृद्धि 10 या 15% ज़्यादा की होने वाली नहीं है, और जिसके लिए सरकार के पास इतने साधन हैं। क्योंकि आप देख के मान के चलिए कि वो दिन दूर नहीं है जब सांस लेने के ऊपर टैक्स लगने वाला है आपका। जी यादव जी, जो अभी कोठारी जी ने कहा कि सरकार के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं आने वाली है, मैनेज होगा, आराम से होगा, लेकिन एसोचैम का ये मानना है कि अगर सरकार ये सिफारिशें इम्प्लीमेंट करती है, सब मानती है, तो एक बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति हो सकती है, क्योंकि उस केस में लगभग 57% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ पगार देने में चला जाएगा, कर्मचारियों की पगार देने में चला जाएगा, और वो एक बहुत ही 50% से ज़्यादा रेवेन्यू अगर जा रहा है उसमें, तो एक थोड़ी सी तकलीफदेह स्थिति होगी। क्या कहेंगे आप? ये आंकड़ों का खेल है, ये भी बड़ा विचित्र है। अभी मेरे तीनों चारों साथियों ने यही बताया कि कितना बढ़ाया, कितना मतलब महंगाई बढ़ रही है, उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, उन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो बातें कुछ अलग ही आएंगी। आप सरकार कहती है कि 57% हमारा इसमें जाता है, तनख्वाह देने में, वेतन देने में जाता है। साथ साथ ये भी देखें कि आपकी सरकार चल भी तो उसी से रही है। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो फिर आपकी सरकार चलेगी कैसे? फिर आपको और लोग लगाने पड़ेंगे। अगर उन्हीं को संतुष्ट रखेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दे वुड बी एबल टू डू बेटर, वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ये इसका कोरिलेशन बैठ नहीं पा रहा है, और कौन सा लॉजिक लेकर के पे कमीशन इस तरह का वो देते हैं, सुझाव देते हैं, इस तरह की रिकमेंडेशन अपनी देते हैं, जिससे भला भी हो, सरकार का भी भला हो, और इकोनॉमी भी हमारे साउंड फुटिंग पे आए, और हमारे जो कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग हैं, वो भी संतुष्ट हों। तीनों बातों का सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, दैट इज ऑल्सो मस्ट, दैट इज नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। सुरजाराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं वो सफ़र करेंगे इस प्रोसेस में, क्योंकि बजट इधर उधर थोड़ा डगमगाएगा इस वृद्धि से? भार बढ़ा है सारा इकोनॉमी पे। हम इसके खिलाफ नहीं है कर्मचारियों के। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कर्मचारियों के खिलाफ जा रहे हैं, व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो कर्मचारियों को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कर्मचारी भी हमारे भाई बंदी हैं, बट अल्टीमेटली जो बोझ पड़ेगा ना, वो सारा पब्लिक पे पड़ना है। आज पैसा मार्केट में आएगा, आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो मार्केट में जाएगा खरीदने के लिए। मार्केट में कोई प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं, मेक इन इंडिया और सारी चीज़ें हैं वो अभी तो दूर की बात लग रही है। तो उतना ही इंपोर्ट हमें और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट हमारा कंटिन्यूस घटता जा रहा है। इंपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज की कमी होगी, तो अल्टीमेटली तो महंगाई बढ़ेगी। डेफिनेटली महंगाई का असर व्यापारियों पर भी है, हम दूसरे तरफ उनको भी फेवर करते हैं, लेकिन ये बढ़ाने वाला काम जो है ये आम आदमी को और हमारी इकोनॉमी को ये सपोर्ट नहीं करेगा। इन्फ्लेशन घटे ये तभी हमारी इकोनॉमी सही होगी, ये हमारी 40 की तरफ से ये सजेशन है। जनमंच पर हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
खन्ना जी, आपसे एक OROP पर मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप मिलिट्री से जुड़े हुए थे पहले। आर्म्ड फोर्सेस इस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ये अब सिविल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक्सटेंड करने की सिफारिश की गई है, और इवन पैरामिलिट्री जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका ये कहना है कि कुछ खास वजह से OROP उनके लिए है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, क्योंकि 35-38 की उम्र में जवान उनके रिटायर हो जाते हैं। इवन जो ऑफिसर्स हैं वो अर्ली 50s में रिटायरमेंट ले लेते हैं, और इसलिए वो जो एक हायर पोजीशंस, हायर पे ग्रेड्स वो अवेल नहीं कर पाते, और इसलिए OROP मेक सेंस फॉर देम। बट बाकियों पर एक्सटेंड करना मतलब कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? आर्मी में जो सर्विस कंडीशंस हैं बिल्कुल अलग हैं, जो कि अन्य सर्विसेज में नहीं है। जवान 15 साल के बाद पेंशन ले लेता है, और अगर आप मेजर के रैंक से रिटायर होते हैं तो 48 साल में आपको घर भेज दिया जाता है, और लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं तो आपको 50 पे रिटायर किया जाता है, और अगर आप ब्रिगेडियर हो जाते हैं तो 52 पे कर दिया जाता है, और मेजर जनरल हो जाते हैं तो 54 होता है, और जनरल हो जाते हैं तो 56 और 58 होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि वहाँ तो बिल्कुल जो नियम हैं वो बिल्कुल अलग हैं। कहीं 48 में हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज में, दूसरी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के रूल्स नहीं हैं, तो उनके साथ पैरिटी तो नहीं की जा सकती, लेकिन 1 रैंक 1 पे में कुछ एनॉमलीज बाकी सिविल सर्विसेज में भी देखी गई हैं। क्योंकि जैसे पे कमीशन लगा और आप किसी दूसरी सर्विस में थे, RAS में थे, तो RAS में अगर आपने 6 पे कमीशन आया तो आपने एक अच्छा हाइक ले लिया, और जब 6 पे कमीशन आया और वो जो ऊपर के ऑफिसर गया था, जो पहले गया था, उससे आपको ज़्यादा पे मिलने लग गई। ऐसी एनॉमलीज इसमें हो जाती हैं। वो एनॉमली आई थिंक शायद पेंशन में इन्होंने कहा है कि वील टेक केयर ऑफ, और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में अब ये गवर्नमेंट का रुख है कि लेते हैं या नहीं, लेकिन मिलिट्री सर्विसेज से पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इंसेंटिव बेस्ड इंक्रीमेंट या इंसेंटिव बेस्ड एनहेंसमेंट इन पे के लिए जो पे कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी है, जैसा कि हम सुन रहे थे, उसके बारे में आप थोड़ा सा कह पाएंगे? मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट सर्विसेज एक्चुअली लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों की सेवाएं देने के लिए है। वहाँ पर हम प्रोडक्शन बेस्ड नहीं हो सकता। एक्चुअली सर्विसेज को या सेवा को हम प्रोडक्शन में काउंट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में इसका कैसे एनालिसिस किया जा सकता है, थोड़ा सा इस पे बता पाएंगे? ये जो आपका कहना था बिल्कुल सही है कि जितना हम काम करें कम से कम इसको उसके साथ जोड़ना चाहिए, पे के साथ जोड़ना चाहिए। हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। हम सिर्फ तनख्वाह ही नहीं लेते रहें, और ये स्टेट सर्विसेज में, स्टेट्स में और इवन सिविल सर्विसेज में ये तो लाना ही पड़ेगा। एक जो पॉइंट मैं यहाँ पे उठाना चाहूँगी कि क्या ये टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम नहीं है? हम जो एक बात कर रहे हैं, वृद्धि होनी चाहिए, कर्मचारियों का होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर हम बोलते हैं कि शॉर्टेज है मैन पावर की, जहाँ हमें देने चाहिए, हेल्पिंग हैंड्स रिक्वायर्ड है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ हम देखते हैं ज़रूरत नहीं है। 5-5 जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, या बहुत सी ऐसी जगह, तो क्यों नहीं हम उस चीज़ को बैलेंस आउट करते हैं? क्या ये नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, रीस्ट्रक्चरिंग भी साथ के साथ होना चाहिए जी। दिस शुड बी अ रेगुलर प्रोसेस बेसिकली। राइट। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? रिस्ट्रक्चरिंग का मामला है, वहाँ मैं सभी से सहमत हूँ इस मामले में, लेकिन साथ के साथ इसमें एक फर्दर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो रिटायरमेंट होते रहा, क्योंकि आजकल सारा मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि हम एक आदमी की जगह 5 आदमी की जगह एक आदमी काम करने लग गया है, और उसकी क्षमता इतनी बढ़ गई है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम भी हैं और भी कई सिस्टम्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड है। तो ऐसी स्थिति में डे बाय डे रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ कर्टेलमेंट भी कर लेना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि अभी जो 7th पे कमीशन में 33 वर्ष की जो सर्विसेज पर जो ब्लॉकेड लगाने की सोच रहे हैं, तो उसके साथ साथ VRS को भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। कोठारी जी, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे? जहाँ तक एक इशू उठा था कि परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाए, बहुत सी टेक्निक आज भी अवेलेबल है। पहला जीरो बेस बस्टिंग हो सकता है, परफॉर्मेंस बस्टिंग हम लोग बात कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात कर सकते हैं। उससे बड़ा सवाल ये है, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे कामों का मूल्यांकन हो,
क्या मैं चाहता हूं कि मेरा जो काम है उसके हिसाब से मेरे को वेतन दी जाए, क्योंकि सरकार के नज़र में मेरे ख्याल से सब बराबर हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस का कोई क्लियर डायरेक्शन हम लोगों के पास में नहीं होता है। दूसरी बात, जहाँ तक रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, इनफैक्ट ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों के अंदर सरकारी नौकरियों के प्रति अट्रैक्शन धीरे धीरे लोगों को कम होता जा रहा है। जो सफलता के पैमाने प्राइवेट सेक्टर स्टैब्लिश करता जा रहा है, और जिस हिसाब से वर्ल्ड वाइड फिनोमेना क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर में वो लोग जाने की कोशिश करते हैं जो शायद प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को, अपने कॉम्पिटेंस को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। सो दुर्भाग्य की स्थिति ऐसा ना हो जाए कि सरकार के अंदर जो परफॉर्म कर रहा है और जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके बीच में कोई भेद नहीं है। जब तक ये डिफरेंशिएट हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाएंगे, सरकारें ऐसे सड़क चलती रहेगी और उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता था कि पे कमीशन ये बताता कि भाई ये हमारे पैरामीटर्स हैं परफॉर्मेंस जज करने के लिए, और इन पैरामीटर्स जो उतरेगा उसको ये इंसेंटिव दिया जाएगा और जो नहीं आएगा उसको नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट सरकार के अंदर भी एक यूनियन और ट्रेड यूनियन का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हम अन्याय नहीं होने देंगे, पर अन्याय नहीं होने देने मतलब ये नहीं कि हम काम भी नहीं करें। जी, जनमंच पर जो चर्चा आज हमने की है उससे जो बात बहुत साफ सामने आई है, इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पे बढ़ाई जाए, वृद्धि होती रहे वक्त से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी, एक कर्मचारी जो है वो अकॉर्डिंगली उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, तभी शायद हम कुछ हद तक करप्शन को भी रोक पाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है और प्राइवेट सेक्टर से कंपेरेबल होना भी ज़रूरी है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर वो है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और अब हाई टाइम है कि ये हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे गेस्ट ने भी या कहा, कोठारी जी ने भी बात एम्फेसाइज की कि एक परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर के बीच डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जो आज आक्षेप लगाए जाते हैं कि कई लोग हैं जो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन होना बहुत ज़रूरी है और ड्यूली रिवॉर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कई सारी सिफारिशें अच्छी हैं, कई सारी शायद जिन पर चर्चा की ज़रूरत है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, नहीं चाहिए, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये परफॉर्मेंस से लिंक बहुत ज़रूरी है, किया जाना चाहिए। जनमंच पर आज इतना ही, धन्यवाद।